एक खास पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, और ये कहते हुए कोई शर्म की बात नहीं है कि जो सत्ता में जो पार्टी है उसके लोगों को चुन चुन करके विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां दी जा रही है। निम्न मध्यम वर्ग और उससे नीचे का जो समाज है, जिसकी संख्या लगभग 90% के आसपास है, ये समझ लीजिए उनके बच्चे हायर एजुकेशन में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनके परिवार वो इतनी महंगी शिक्षा का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में, सरकारी लॉ कॉलेज में अगर आपके बच्चे का एडमिशन होता है, मेडिकल कॉलेज में होता है, आईएम के अंदर होता है, तो वहां लेके 15 लाख रुपया से 50 लाख के बीच तो सरकारी कॉलेज में चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं घूमने जाता हूँ, तो वो जो प्रोफेसर है वो सुबह शाखा में जा रहे हैं, वहीं यूनिवर्सिटी में शाखा लगा रहे हैं, और वहीं पे वो पाठ भी पढ़ रहे हैं, भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता वो पढ़ाने आए हैं या भजन कीर्तन करने आए हैं। एक खास विचारधारा अगर बढ़ भी जाएगी और सब कुछ भी कब्जा कर लेगी, तो क्या हम भारत को बचा पाएंगे? सवाल केवल हमारे बचने का नहीं है, सवाल केवल SC/ST का बचने का नहीं है, सवाल है ये देश बचेगा या नहीं बचेगा। मुझे लगता है ये देश बचेगा नहीं, क्योंकि ये देश कट्टरपन की तरफ जा रहा है, और हमें सबक लेना चाहिए उन कट्टर राष्ट्रों से। पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से सबक लीजिए, सीरिया से, लेबनान से सबक लीजिए। जो देश कट्टरपंथी बने वो देश बर्बाद हुए हैं। जो लोग उस विचारधारा का समर्थन करते हैं वो संसद में रहेंगे, राज्यसभा में, लोकसभा में। जो उस विचारधारा के खिलाफ बोलेंगे वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे, बाहर निकाल दिए जाएंगे। जो उस विचारधारा के समर्थक रहेंगे वो मंत्री रहेंगे, जो इस विचारधारा के खिलाफ रहेंगे वो मंत्रिमंडल से बाहर कर दिए जाएंगे। जो लोग उस विचारधारा का समर्थन करते हैं वो प्रोफेसर बनेंगे, जो इस विचारधारा का समर्थन नहीं करते वो प्रोफेसरशिप से बाहर निकाल दिए जाएंगे, चाहे वो डॉक्टर रितु सिंह हो, चाहे वो लक्ष्मण यादव हो। सभी को नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, गुल जोहार। साथियों, जैसा अभी एडवोकेट मयंक बता रहे थे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति, प्रतिमा सब लगाएंगे, लेकिन उनकी विचारधारा किसी को स्वीकार नहीं है। जो उस विचारधारा पे चलेगा वही मारा जाएगा। आजकल एक तमाशा चल रहा है। बेसिकली आपको समझना पड़ेगा, लड़ाई विचारधारा की है। जो लोग उस विचारधारा को स्वीकार करते हैं वो लोग चुने जाएंगे, जो लोग उस विचारधारा का समर्थन करते हैं वो संसद में रहेंगे, राज्यसभा में, लोकसभा में। जो उस विचारधारा के खिलाफ बोलेंगे वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे, बाहर निकाल दिए जाएंगे। जो उस विचारधारा के समर्थक रहेंगे वो मंत्री रहेंगे, जो इस विचारधारा के खिलाफ रहेंगे वो मंत्रिमंडल से बाहर कर दिए जाएंगे। जो लोग उस विचारधारा का समर्थन करते हैं वो प्रोफेसर बनेंगे, जो इस विचारधारा का समर्थन नहीं करते वो प्रोफेसरशिप से बाहर निकाल दिए जाएंगे, चाहे वो डॉक्टर रितु सिंह हो, चाहे वो लक्ष्मण यादव हो, या इन जैसे बहुत सारे लोग निकाले, और जिनको नहीं निकाला तो उनके प्रमोशन रोक रखे, जैसे डॉक्टर रतन लाल। तो ये विचारधारा की लड़ाई है और इसको बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा। ये नौटंकी क्यों हो रही है इंटरव्यू की? एक्चुअली जैसे जुडिशरी में कॉलेजियम सिस्टम है, पूरे देश के उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस बनते हैं, 75% के आसपास जजेस कॉलेजियम से आते हैं, जो लगभग 300-400 परिवारों से बनते हैं। और जो यूनिवर्सिटीज़ का सिस्टम हो गया है उसके अंदर भी यकीन मानिए भविष्य में केवल 3-4 हज़ार परिवारों के बच्चे ही प्रोफेसर बनेंगे, बाकी लोग तो भूल ही जाएं। या जो उस विचारधारा के कट्टर हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं घूमने जाता हूँ, तो वो जो प्रोफेसर है वो सुबह शाखा में जा रहे हैं, वहीं यूनिवर्सिटी में शाखा लगा रहे हैं, और वहीं पे वो पाठ भी पढ़ रहे हैं, भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता वो पढ़ाने आए हैं या भजन कीर्तन करने आए हैं। भजन कीर्तन करिए, श्रद्धा मन की चीज़ है, उस अपने घर में करिए। यूनिवर्सिटी पढ़ाने का चीज़ है, विद्या का मंदिर है, उस विद्या के मंदिर को तो पवित्र मत करो, उसको तो बर्बाद मत करो। तो ये आज एक अलग तरह की जंग छिड़ गई है देश के अंदर। डेमोक्रेसी पूरी तरह खतरे में है, देश का संविधान पूरी तरीके से खतरे में है। तो मुझे लगता है कि इस पर कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं इसके माध्यम से एक ही बात कहूँगा कि हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि इस विचारधारा जिसके कब्जे में पूरा देश चला गया है, जिसके कब्जे में सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स चली गई हैं, जिसके कब्जे में पूरे देश के सत्ता संसाधन सब कुछ चले गए हैं, वो आज पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को बर्बाद कर रहे हैं। और देश का संविधान भी यकीन मानिए वो खतरे में है, और हो सकता है जल्द ही उसको ख़त्म करके मनुस्मृति का शासन आ जाए। तो इसके खिलाफ तो लड़ना पड़ेगा, और इस लड़ाई को केवल हम शहरों में बैठ के नहीं लड़ सकते,
हमें गांव तक पहुंचना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। क्योंकि एक समय था, मैं खुद दिल्ली की यूनिवर्सिटी के रामदास कॉलेज से पढ़ा हूँ, उसके बाद कैंपस लॉ सेंटर से पढ़ा हूँ, कैंपस लॉ सेंटर में LLM का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ स्टूडेंट यूनियन का। तो मेरा अपना लंबा अनुभव यह है कि उस वक्त हम जैसे लोग आ गए तो फिर वकील भी बने और MLA बने, मंत्री बने। उस वक्त पढ़ के उस माहौल से प्रोफेसर रतन लाल आए, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव आए, रितु सिंह आई, सुधांशु आए और दूसरे साथी आए। लेकिन जिस दिशा में यूनिवर्सिटी जा रही है, जिस तरह सुसाइड हो रहे हैं और जिस तरह एजुकेशन को महंगा करके लगभग पूरी तरह प्राइवेटाइज कर दिया, गरीब समाज और निम्न मध्यम वर्ग और उससे नीचे का जो समाज है, जिसकी संख्या लगभग 90% के आसपास है, ये समझ लीजिए उनके बच्चे हायर एजुकेशन में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनके परिवार वो इतनी महंगी शिक्षा का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में, सरकारी लॉ कॉलेज में अगर आपके बच्चे का एडमिशन होता है, मेडिकल कॉलेज में होता है, IIM के अंदर होता है, तो वहाँ लेके 15 लाख रुपया से 50 लाख के बीच तो सरकारी कॉलेज में चाहिए। तो आप समझिए कि देश के 90% लोग, और अगर मैं SC ST की बात करूं तो उसमें 99% लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों की हायर एजुकेशन का खर्चा उठा ही नहीं सकते, यानी उनके बच्चे तो कॉलेज में जा ही नहीं पाएंगे, पहले ही ड्रॉप आउट हो जाएंगे। तो पूरे देश का बेड़ा गर्क हो रहा। हम लोग उस परिस्थिति में भी आ गए, लेकिन जिस तरह आज एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दिया है, सब कुछ बेच दिया है और एक विचारधारा जिस तरह हावी हो गई है, उस हिसाब से आने वाले समय में हमारे जो बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे और निम्न वर्ग के परिवार के बच्चे, जो जिनकी आय लाख रुपए से कम है, मुझे लगता है उनके बच्चे तो आने वाले समय में हायर एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। आने वाली पूरी कौम बर्बाद होने वाली है, पूरा भारत बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। एक खास विचारधारा अगर बढ़ भी जाएगी और सब कुछ भी कब्जा कर लेगी, तो क्या हम भारत को बचा पाएंगे? सवाल केवल हमारे बचने का नहीं है, सवाल केवल SC ST का बचने का नहीं है, सवाल है ये देश बचेगा या नहीं बचेगा। मुझे लगता है ये देश बचेगा नहीं, क्योंकि ये देश कट्टरपन की तरफ जा रहा है और हमें सबक लेना चाहिए उन कट्टर राष्ट्रों से। पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से सबक लीजिए, सीरिया से, लेबनान से सबक लीजिए। जो देश कट्टरपंथी बने वो देश बर्बाद हुए हैं। भारत कट्टरपन की तरफ बढ़ा है, तो ये भगवाधारी लोग भारत को भी बर्बादी के रास्ते पे ले गए। अब भारत को बचाने की जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधों पर है। हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, इसके लिए गांव-गांव में जाकर तैयारी करनी पड़ेगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को रम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए तमाम साथियों का स्वागत है। साथियों, आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक ऐसे मुद्दे पर बुलाई गई है जो कि इस देश की सबसे बुनियादी चीजों में से एक थी, शिक्षा। और जब हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके अपनी बात रख रहे हैं, तो ये बहुत पीड़ा के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि इस देश की बुनियाद रखते समय हमारे पुरखों ने एक उम्मीद जताई थी कि इस देश में तमाम तबके के लोगों को उनको बराबरी की हिस्सेदारी मिलेगी, सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। यह उम्मीद की गई थी कि इस देश में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वैज्ञानिक जो चेतना है, उसको विकास किया जाएगा। और विश्वविद्यालयों की कल्पना करते समय यह सोचा गया था कि जितने भी अलग अलग किस्म के आइडियाज इस दुनिया में हैं, उन तमाम किस्म के आइडियाज को प्रोटेक्ट किया जाएगा और इस देश को आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद आज की तारीख में हम देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारे विश्वविद्यालयों को पॉलिटिकल पार्टियों ने एक तरीके से टूल की तरह इस्तेमाल किया है और वो लगातार कर रहे हैं। वो चाहे एडमिशन के मसले में हो, चाहे आपका नौकरियों का मामला हो, चाहे और किसी तरीके का मामला हो, धीरे धीरे तमाम विश्वविद्यालय राजनीति के अखाड़े बनते चले गए और उसका नुकसान इस देश के लोगों ने उठाया है और लगातार अभी भी उसके शिकार लोग आपके सामने मौजूद हैं। हाल ही के दिनों में जिस तरीके से
2014 के बाद में खास करके देखें तो पॉलिटिकल पार्टी जो इस समय सत्ता में है, उन्होंने जिस तरीके से राजनीतिक हथकंडों के तहत इन विश्वविद्यालयों का इस्तेमाल करना शुरू किया, वो सच में एक चिंता का विषय है। हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरीकों से इन विश्वविद्यालयों को खत्म करने की साजिश चल रही है। जहां एक तरफ एक नई शिक्षा नीति के नाम पर एक ऑर्डर पास किया गया, बिना किसी डिबेट और डिस्कशन के पार्लियामेंट में एक डॉक्यूमेंट लाया गया और उसे इंप्लीमेंट कर दिया गया, और उस इंप्लीमेंट के बाद से पूरी की पूरी शिक्षा को जो है बाजार के हवाले कर दिया गया। जहां एक तरफ शिक्षा को महंगा बनाया गया, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि लगातार इस देश के विश्वविद्यालयों में और खास करके पिछले 2-3 सालों में देखेंगे कि जो लगातार जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, उनका नंबर्स लगातार घटता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे भी आया था, खास करके दिल्ली विश्वविद्यालय के केस में, जहां पता चला कि लगभग 27% जो एनरोलमेंट में जितना रेशियो में एनरोल्ड बच्चे करते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीतर एक एग्जाम्पल के तौर पे बताए, उनमें घाटा हुआ 27% का घाटा है, जिसमें कि ज्यादातर महिला स्टूडेंट है। और उसके बाद में जहां एक तरफ स्टूडेंट्स के साथ में ये चीज देखने को मिली, वहीं पर जो नियुक्ति की प्रक्रिया लगातार चल रही है, उस प्रक्रिया में भी एक धांधली आपको देखने को मिलेगी कि जहां पर एक खास पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, और ये कहते हुए कोई शर्म की बात नहीं है कि जो सत्ता में जो पार्टी है उसके लोगों को चुन चुन करके विश्वविद्यालय में नियुक्तियां दी जा रही है, और जो लोग उनसे इत्तेफाक नहीं रखते उनको येन केन प्रकरण जो है नौकरियों से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जो कि सच में बहुत दुखदाई है। जो लोग इन विश्वविद्यालयों को बनाने में अपना पूरा जीवन दे चुके हैं, उन लोगों को बिना किसी रीजनेबल कॉज बताए हुए एक 2 मिनट और 4 मिनट के इंटरव्यू में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उन सबके एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लगातार बहुत सारे लोगों को देखते हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव भी उनमें से एक है। लेकिन यह सिर्फ एक मसला नहीं है। उसी दिल्ली विश्वविद्यालय के भीतर डॉक्टर रितु सिंह के खिलाफ एक फर्जी कंप्लेंट पर एक्शन लिया गया, उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया, और जब वो कोर्ट में केस जीत करके आती है तो प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह पहली बार नहीं है जब इस देश के विश्वविद्यालयों में दलित, पिछड़े, आदिवासियों के साथ में लगातार भेदभाव हो रहा है। हमने देखा था रोहित वेमुला का केस, कि किस तरीके से रोहित वेमुला को एक जो है मजबूर किया गया, उनकी सांस्थानिक हत्या हुई, लेकिन कहीं पर भी वो आज की तारीख में उसका परिवार न्याय के लिए भटक रहा है, लेकिन न्याय मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से और भी तमाम मामले आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि इन विश्वविद्यालयों में लगातार इस किस्म के जो है भेदभाव होते हुए दिख रहे हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर का उदाहरण हम लोग देखते हैं कि उन्हें भी जो है फोर्स किया गया, उनकी भी सांस्थानिक हत्या हुई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भीतर हमने प्रोफेसर विक्रम हरिजन को देखा कि उनके ऊपर भी FIR होने के बाद में उन्हें भी जो है अपनी जान बचाने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी। लगातार प्रोफेसर रविकांत लखनऊ यूनिवर्सिटी के भीतर और तमाम यूनिवर्सिटीज के भीतर जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इस देश के जितने भी मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं उनके ऊपर एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। PhD एडमिशन के दौरान हमने पिछले सालों में एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी कि एडमिशन के दौरान जो है मार्क्स बहुत कम दिए जाते हैं या फिर NFS कर दिया जाता था। उस लड़ाई को भी इसी नजरिए से देखने की जरूरत है कि जिस कैंपसेज को इंक्लूसिव होना था, जिसमें तमाम वर्गों की हिस्सेदारी होनी थी, मार्जिनलाइज सेक्शन को उसमें भागीदारी मिलनी थी, धीरे धीरे इन तमाम विश्वविद्यालयों को एक खास पॉलिटिकल पार्टी के केंद्र में तब्दील किया जा रहा है। और इसीलिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि ये पूरी की पूरी जो मुहिम है, ये लड़ाई इस देश के विश्वविद्यालयों को बचाने की है, पब्लिक फंडेड एजुकेशन को बचाने की है। क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं बचा तो ये यकीन मानिए कि इस देश के मार्जिनलाइज सेक्शन की जो हिस्सेदारी होनी चाहिए थी या हो सकती है भविष्य में इस देश को बनाने में, उससे जो है इनको जो है बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इसीलिए ये बात हम लोग यहां से कहने आए हैं कि अब जिस तरीके का पूरा मामला चल रहा है,
अगर हम लोगों ने अभी भी इस बात का ख्याल नहीं किया और विश्वविद्यालयों को बचाने की लड़ाई को हम लोग नहीं लड़ करके आगे लेकर के गए, तो यकीन मानिए कि ये विश्वविद्यालय एक पॉलिटिकल पार्टी के राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो जाएंगे। और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की तारीख में यहाँ पर बुलाई गई है। और तमाम मसले हैं जिन पर हमारे तमाम साथी बात रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, फूल जोहार।